हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, कुछ टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन से जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के हम पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं और कौन से टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 हमारा प्राणियों में पोषण आज स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो टॉपिक हैं वो 4 टॉपिक हैं। हम स्टार्टिंग के जो टॉपिक रहेंगे वो पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और जो लास्ट के 2 टॉपिक रहेंगे ये पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जो खाना को हम ग्रहण करते हैं, भोजन को हम कैसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं और क्या क्या भोजन को ग्रहण करने की विधियाँ होती हैं वो हम इसमें जानेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हमने भोजन ग्रहण कर लिया उसका पाचन कैसे होता है। तो मानव में पाचन कैसे होता है? पाचन तो सभी में होता है, जीव जंतु सभी में पाचन होता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है मानव में पाचन कैसे होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है, उसके बाद हम जीव जंतुओं में पाचन कैसे होता है ये भी जानेंगे। स्पेशली जो घास खाने वाले जंतु होते हैं इनमें पाचन कैसे होता है ये जानेंगे। और अमीबा में संभारण एवं पाचन अमीबा कैसे करता है ये भी जानेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी, और जहाँ कहीं भी साइंस एनसीईआरटी की आती है वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, परंतु जो प्राणी जंतु हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों को खाते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, अन्य प्राणी पौधे पर डिपेंड करते हैं। ये सब किस लिए होता है? क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं और पौधे हैं सभी को स्वस्थ रहने के लिए और अपने गतिशील बनाए रखने के लिए और वृद्धि करने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए सभी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। प्राणियों के पोषक तत्वों प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी कि सम्मिलित है। मतलब जो प्राणी हैं उनके जो पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वो जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसकी क्या विधि है और फिर शरीर उसको उपयोग में कैसे लेकर के आता है, ये सब हम जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और ये कैसे पदार्थ होते हैं? जटिल पदार्थ होते हैं। अब हमें इन जटिल पदार्थों को हम सीधे नहीं ले सकते हैं, इनको क्या करना होता है, हमें सरल पदार्थों में तोड़ना होता है पहले। तो ये किस तरीके से तोड़ते हैं? जैसे कि ये जटिल पदार्थ है और फिर ये सरल पदार्थ हैं। जो सरल पदार्थों का जो पाचन है वो काफ़ी सरल भी रहता है और जटिल पदार्थों का पाचन जटिल रहता है, इसीलिए इसको जटिल से सरल में तोड़ना आवश्यक है हमारे शरीर के अनुसार। और फिर क्या होता है कि इनका जो परिवर्तन है या टूटना विखंडन है,
इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब जो जटिल पदार्थ होते हैं उनसे जो सरल पदार्थ होते हैं, जटिल से जो सरल का परिवर्तन है वही क्या है, पाचन कहलाता है। तो ये जो जटिल से सरल में ये जो टूटना विखंडन है यही पाचन कहलाता है। तो अब हम जानेंगे अपने टॉपिक फर्स्ट में कि हम कैसे भोजन को ग्रहण करने की कौन कौन सी विधियां हैं और हम कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं और कैसे पाचन होता है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। सभी जीवों में भोजन की ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मधुमक्खी और हमिंग बर्ड क्या करते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो भोजन को ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न है। सभी लोग एक तरीके से, सारे जंतु एक तरीके से भोजन नहीं ग्रहण करते। जहाँ पर मधुमक्खी चूसती है पौधों के जो फूल होते हैं उनका जो रस चूसती है, जो मानव होते हैं या अन्य कुछ जंतुओं और शिशु में क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। वहीं अजगर क्या करता है, अपने शिकार को समूचा ही निगल जाता है। वो कभी छोटा टुकड़ा या चबा के नहीं खाता, डायरेक्ट निगल जाता है। और कुछ जलीय प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो आगे देखते हैं। एक स्टारफिश तारा मछली है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। जो तारा मछली है ये क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच वाले जंतु होते हैं वो इसका आहार होते हैं। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। जब कवच को खोलती है तब ये क्या करती है, अपने मुख से अपना आमाशय ही बाहर निकाल लेती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार को धीरे धीरे पचाता है। मतलब इसके जो भोजन को ग्रहण करने की विधि है वो ये है कि ये जो आमाशय को ही बाहर निकाल लेती है अपने शरीर से और जंतु के कोमल भागों को खा लेती है और फिर उसके बाद आमाशय फिर से शरीर में चला जाता है और क्या करता है, धीरे धीरे आहार को पचाता है। तो ये रही स्टारफिश। आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा, पहले तो हमने देख लिया कि हम भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन मानव में किस तरीके से होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत। तो ये जो नली है इसको हमने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में, 5 से 6 भागों में बांटा हमने। पहली मुख गुहिका, दूसरी ग्रास नली, तीसरी आमाशय, चौथी छोटी आंत, 5वीं बड़ी आंत और छठी मलद्वार। ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी मार्ग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। अब पाचक रस क्या करते हैं, जो जटिल पदार्थ होता है उसको सरल रूप में बदल देते हैं। जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल रूप में बदलने का काम कौन करता है? पाचक रस करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आहार नाल और उससे संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं वो मिलकर के क्या करती हैं,
वो सब मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं मुख गुहिका, इसको बोलते हैं लाला ग्रंथि, इनको बोलते हैं लाला ग्रंथि, इसी को लाल ग्रंथि भी बोलते हैं। ये होती है ग्रसिका और ये रहा यकृत और यहाँ पर होता है पित्ताशय और ये आमाशय। इस तरीके से ये पूरी संरचना पाचन तंत्र की है। ये अग्नाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत और मलाशय। तो इस तरीके से ये पूरा पाचन तंत्र दिखाया गया है कि मानव का पाचन कैसे होता है। तो अब हम जानेंगे कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं मुख एवं मुख गुहिका, इसका क्या कार्य होता है और भोजन का यहाँ पर क्या होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वार द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। सबसे पहले हम आहार को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। आगे देखते हैं, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा रहता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो हमारे दांतों की आकृति तो भिन्न भिन्न है और आकृति के आधार पर उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, तो इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण को देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक छोटा सा एक सेब या रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन या दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदने और फाड़ने के काम आते हैं, उन दांतों को पहचानना है। और जो चबाने एवं पीसने के लिए काम आते हैं, ये सब प्रेक्षण करके लिखना है। तो दांत किस तरीके से होते हैं, दांतों के क्या नाम होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं इनका नाम होता है कृंतक, और ये वाले जो दोनों दांत होते हैं इनका नाम होता है रदनक, और ये जो दोनों तरफ दो दो दांत होते हैं ये होते हैं अग्र चवर्णक, और ये जो तीन तीन दांत होते हैं दोनों तरफ ये होते हैं चवर्णक। तो इस तरीके से ये दांतों को बांटा गया है। दांतों की व्यवस्था है कि पहले कृंतक हैं, आगे के 4 दांत कृंतक होते हैं और फिर एक दांत, आगे के 4 दांत कृंतक होते हैं। फिर उसके बाद में एक दांत रदनक होते हैं। फिर ये दो दांत दोनों तरफ अग्र चवर्णक, और फिर लास्ट में 3 चवर्णक। तो जितने ये नीचे होते हैं उतने ये ऊपर होते हैं। तो ये दांतों की व्यवस्था है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस लार स्त्रावित करती है। और क्या होता है कि लाला रस भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। दूध के दांत के बारे में आप क्या जानते हैं। दूध के दांत स्थायी दांत, कैसे दांत होते हैं अलग अलग। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। फिर क्या होता है कि दूध के दांत निकलते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। तो हमारे दूध के दांत पहले शैशव काल में निकल आते हैं और 8 वर्ष की आयु तक ये सारे दांत गिर जाते हैं। फिर जो दांत निकलते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, और इन स्थायी दांत के गिरने के बाद दोबारा दांत नहीं आते हैं। आगे देखते हैं। दो परख नली लेनी है, ए और बी चिन्हित करना है। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल लेने हैं और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाने हैं। फिर दूसरी परख नली में बी लेनी है। परख नलियों में 3 से 4 ml तक जल डालना है। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन का जो विलयन है वो डालना है। इसमें उबला हुआ चावल है, इसमें चबाया हुआ चावल है, दोनों में आयोडीन विलयन और जल डालना है। मंड का लार पर क्या प्रभाव होता है। तो विलयन की 2-3 बूंदें डालनी है और उनका परीक्षण करना है कि परख नली ए और बी में क्या अंतर दिखता है। जो लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है,
तो जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त या भोजन में लार इसके अतिरिक्त और कौन सा काम होता है? भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो जीभ पर क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे हम क्या पता करते हैं? स्वाद, किसका स्वाद कैसा है ये पता करते हैं। जीभ पर विभिन्न स्वाद क्षेत्र हैं। मिठाई से किस प्रकार दंत क्षय होता है ये भी हम जानते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यहाँ पर हमें ये जानना है, ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुँचाते हैं, इसे दंत क्षय कहते हैं। तो जो अगर हम अपने दांतों के कुछ भी खाने के बाद कुल्ला नहीं करेंगे, अपने मुख को साफ नहीं करेंगे तो वहाँ पे ऐसे हानिकारक जीवाणुओं का वास हो जाता है जो हमारे दांतों के बीच फंसे भोजन है शर्करा का विघटन करके अम्ल निर्मोचित करते हैं और ये अम्ल क्या करता है? हमारे दांतों को धीरे धीरे क्षति पहुँचाता है। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया गया तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। दंत क्षय की क्रमिक अवस्थाएं हैं, इस तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने जीभ पे क्या स्वाद होते हैं यहाँ तक पढ़ा। यहाँ से आगे का जो भी हमारा रहेगा वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम यहाँ से आगे का पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।